शख्स जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जिसने सालों तक पाकिस्तान में छिपकर दुश्मन देश के सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने लाया था। कभी भिखारी बनकर तो कभी हेयर कट के बहाने पाकिस्तान के परमाणु सिगरेट के बारे में पता लगा लिया। मुस्लिम बनकर वह पाकिस्तानियों को खूब नचा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई। इसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्हें भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको अजीत डोभाल के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से को सुनाता हूं। आपने फिल्मों में कई एजेंट्स की कहानियां सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन अजीत डोभाल की कहानी उन सब से बेहद अलग है और बेहद खास है। पाकिस्तान में वह 6 सालों तक रोजाना मौत को मात देते रहे और दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। बात 1980 के दशक की है। उन दिनों पाकिस्तान जोर शोर से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा था। दरअसल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान में खलबली मच गई। ऐसे में पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया की मदद ली और परमाणु क्षमताओं की खोज करनी शुरू कर दी। भारत के लिए पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में इस राज से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सुपरकॉप कहे जाने वाले अजीत डोभाल को सौंपी गई। यह मिशन जानलेवा था और बहुत ही खतरनाक था, जिसमें अजीत डोभाल की जान भी जा सकती थी और असलियत सामने आने पर भारत की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता था। खैर, अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तान में जासूस के तौर पर घुस गए। डी देवदत्त की किताब है अजीत डोभाल ऑन अ मिशन। इस किताब में इस पूरी कहानी का बहुत ही बखूबी तरीके से जिक्र किया गया है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहूटा की गलियों में अजीत डोभाल भिखारी का वेश धरकर पहुंच गए। कई दिनों तक वह भिखारी के वेश में घूमते रहे। आने जाने वाले लोग उन्हें भीख तक भी दे जाया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस शख्स को वह भीख दे रहे हैं वो आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल हैं और भारत के जासूस हैं। अजीत डोभाल भीख लेते और अपने मिशन में लगे रहते। हर एक्टिविटी को डोभाल अपनी आंखों में कैद करते और उसका पूरा खाका तैयार कर लेते। एक दिन अचानक उनकी नजर एक छोटी सी नाई की दुकान पर पड़ी। जी हाँ, एक नाई की दुकान पर, जहां खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डेली आया करते थे। भिखारी के वेश में अजीत डोभाल की नजर नाई की दुकान के फर्श पर बिखरे बालों पर थी। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अजीत डोभाल वैज्ञानिकों के बालों के सहारे सबूत जुटाने में लग गए। डोभाल ने चुपचाप बाल इकट्ठा किए और उन्हें भारत भेज दिया। जब भारत में इन बालों की जांच की गई तो भारत के हाथ बहुत बड़ा सबूत लग चुका था। बालों की टेस्टिंग के दौरान रेडिएशन और यूरेनियम के कुछ अंश मिले, जिससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पोल खुल गई। डोभाल की चालाकी और सूझबूझ ने पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का खाका उजागर कर दिया। इसका नतीजा बहुत गहरा हुआ और यह हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में 15 सालों की देरी हुई। अजीत डोभाल 6 सालों तक पाकिस्तान में रहे। इस दौरान उन्होंने कई मिशनों को अंजाम दिया। पाकिस्तान में वह मुसलमान बनकर घूमते रहे, लेकिन एक बार उनकी पोल खुल गई और वह पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ने से बाल बाल बच गए। बात उन दिनों की है जब अजीत डोभाल लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में रहा करते थे। एक बड़े औलिया की मजार के सामने से अजीत डोभाल गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें बुलाया, जोर देकर बुलाया, जरा इधर आओ, जो दिखने में मुसलमान था और उसकी सफेद और बड़ी ही लंबी दाढ़ी थी। अजीत डोभाल से उस शख्स ने कहा, तुम हिंदू हो? अजीत डोभाल ने यह सुनते ही सक पका गए। उन्होंने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। लेकिन मौलाना साहब ने अजीत डोभाल के कान की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। मौलाना ने अजीत डोभाल को बताया कि वह भी एक हिंदू है और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। जान बचाने के लिए वह मुस्लिम के वेश में घूम रहा है। खैर, उसने सलाह दी कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो अपने कान के छेद को बंद करना होगा। इसके बाद अजीत डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करा ली। 1981 से 1987 तक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान से खुफिया जानकारियां जुटाकर भारत भेजा करते थे। 1982 में डोभाल ने उस समय पाकिस्तान के युवा नेता के तौर पर उभर रहे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ से भी नजदीकियां बढ़ा ली थी। अजीत डोभाल ने कई मौकों पर भारत में बड़ी घटनाओं को रोका है। बात 1988 की है। खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर में घुस गए। जी हां, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में
सरकार इस बार 1984 जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार मची तबाही से पंजाब के लोग काफी नाराज थे और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक हो चुकी थी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। एनएफजी की एक टुकड़ी का कमान संभालने वाले करुण खर्ब का कहना है कि अजीत डोभाल की भूमिका उस ऑपरेशन में काफी अहम रही। वह बिना किसी डर के स्वर्ण मंदिर से अंदर बाहर आते जाते रहते थे, क्योंकि डोभाल ने अंदर बैठे खालिस्तानी उग्रवादियों को बता रखा था कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट हैं। अजीत डोभाल के इनपुट के बाद स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई। इसके बाद एनएफजी के स्नाइपर चुन चुनकर उग्रवादियों को मारने लगी और मौत के घाट उतारने लगी, जिससे खालिस्तानी उग्रवादियों की हिम्मत टूट गई और इसके बाद सभी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जी हां, कीर्ति चक्र पाने वाले अजीत डोभाल पहले पुलिस अफसर बने। डोभाल से पहले यह प्रतिष्ठित अवार्ड सिर्फ सेना के जवानों और अफसरों को ही दिया जाता था। 1968 में केरल कैडर के आईपीएस बनने वाले अजीत डोभाल 1971 में थालास्सेरी के एएसपी बनाए गए, जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने में गजब की भूमिका निभाई, जिसकी वजह से वह हीरो बन गए। 1972 में उन्हें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑपरेशनल विंग में शामिल किया गया। आईबी में उनका पहला ऑपरेशन आइजोल में था। उस वक्त मिजोरम का गठन नहीं हुआ था और आइजोल असम का हिस्सा हुआ करता था। 1966 से ही मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ और उसके नेता लालडेंगा ने भारत से आजादी का विद्रोह छेड़ा हुआ था। कमान संभालते ही अजीत डोभाल मिजो नेशनल फ्रंट के ठिकानों में अंडर कवर तरीके से घुस गए और उसके कमांडरों से अच्छी खासी दोस्ती कर ली। अजीत डोभाल ने विद्रोहियों को अपने घर खाने पर बुला लिया। बाद में लालडेंगा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डोभाल मेरे 7 कमांडरों में से 6 को ले गया। मेरे पास शांति समझौता के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। अजीत डोभाल की समझदारी की बदौलत सरकार और एमएनएफ के बीच शांति वार्ता हुई और 1986 में मिजोरम एक अलग राज्य बन गया। मिजोरम, पंजाब और पाकिस्तान में अपना हुनर दिखा चुके अजीत डोभाल को 1990 के दशक में कश्मीर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में 1996 में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। सबसे बड़ी समस्या चुनाव के शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की थी। ऐसे में डोभाल ने सेना की मदद ली और कूकापारे नाम के एक उग्रवादी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर दिया, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव शांति से हो पाया। दरअसल मोदी के करीबी बनने से पहले अजीत डोभाल लाल कृष्ण आडवाणी से गहरी दोस्ती उनकी हुआ करती थी। 1990 में जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ, तब भी नेगोशिएशन की टीम में अजीत डोभाल को शामिल किया गया था। खैर, इन तमाम घटनाओं के बीच 2004 में देश में मनमोहन सिंह की सरकार आती है। रिटायरमेंट के 8 महीने पहले ही अजीत डोभाल को आईबी का डायरेक्टर बनाया गया। डोभाल को सेवा विस्तार नहीं दिया गया और 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो गए। 2008 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने डोभाल को गुजरात बुला लिया और एक विश्वविद्यालय शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी। 2009 में गांधीनगर में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी खोली गई, जहां पुलिस साइंस और इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई होती है। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो अजीत डोभाल को 30 मई 2014 को एनएसए बनाया जाता है। इसके बाद सुरक्षा से जुड़े हर मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल से राय लेते हैं और उसके बाद ही कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर एक बड़े घटना में अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही और प्रधानमंत्री लगातार उन पर बहुत भरोसा करते हैं। चीन से जुड़ा मसला हो, रूस से जुड़ा मसला हो, अमेरिका से जुड़ा मसला हो, इवन वैश्विक राजनीति की समझ के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल से पूरी मदद लेते हैं। उम्मीद है अजीत डोभाल के ये किस्से आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।